तो नमस्कार साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर बार आपके लिए कुछ नए लोगों को लाते रहते हैं। आज उसी बीच में हम हमारी जिंदगी की नई सीईओ प्रगति यादव जी को आपके पास लेकर आए हैं। पर आज हमारे जैसे पुराने पॉडकास्ट हुए और उसमें हमने जीवन के बारे में भी बहुत कुछ समझा, उनके संघर्षों के बारे में समझा, किस तरीके से इस मुकाम तक आए उनके बारे में समझा। आज हम प्रगति यादव जी से ये सारी चीजें समझेंगे। पर इसके बावजूद जो बहुत सारे प्रश्न हैं, जो समाज के बीच में, लोगों के बीच में, पुलिस और जो आम जनमानस है, उनको जोड़ने के जो प्रश्न हैं, और एक सबसे मुख्य प्रश्न जो आज मैं अपने विचारों से उठाने वाला हूँ, और ये प्रश्न है आज के और अभी बहुत सारे बीच में देखती हुई घटनाओं का। जिस घटनाओं में आप देखते हैं कि कई सारे नवविवाहित जोड़े, जिसमें से कई ऐसी लड़कियां जिनकी वजह से ऐसे ऐसे कार्य हो रहे हैं कि आदमियों को जला दिया जाता है, ड्रम के अंदर डाल दिया जाता है, काट दिया जाता है। तो इन सारी चीजों की जानकारी और इनके पीछे छुपी मानसिकता को एक पुलिस के नजरिए से और एक महिला के नजरिए से जानने की हम कोशिश करेंगे। तो मैम, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे टॉक्स विद कॉफी के प्लेटफॉर्म में। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर अच्छा भी लग रहा होगा, और इन क्वेश्चंस जो मैं आज आपसे पूछने वाला हूँ उसके विषय में आपने कुछ सोचा होगा। बिल्कुल। पहला प्रश्न मेरा अपनी सबसे पहले उसी पॉइंट से, हमारे देश में महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून हैं। चाहे वो आप देख लें कि महिलाओं के उत्पीड़न का कानून हो, महिलाओं के लिए सुरक्षा हेल्पलाइन है, महिलाओं के लिए अगर देखा जाए तो दहेज प्रथा के लिए हेल्पलाइन है, उसके लिए पुलिस सुविधाएं, और हजारों ऐसे कानून बने हैं जिसमें महिलाओं को सुरक्षा दी जाती है, और जो बिल्कुल उचित है। क्योंकि हमारे देश में अभी से कुछ साल पहले तक या कुछ समय पहले तक एक ऐसा माहौल था जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। पर क्या आज आपको लगता है कि यही कानून या इन्हीं में से कुछ कानून पुरुषों के लिए बनना जरूरी है? बिल्कुल। जैसा कि मैं पहले से कुछ अभी ताज़ा उदाहरण भी हैं, तो महिलाओं को सुरक्षा की ज़रूरत पहले भी थी और आज भी और हमेशा से रही। परंतु जो भी आजकल जो कानून बन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कुछ महिलाएँ, सभी महिलाओं के लिए मैं नहीं कहूँगी, बिल्कुल। लेकिन कुछ महिलाएँ उसका थोड़ा नाजायज़ फ़ायदा तो उठा रही हैं, ये बात तो सही है। लेकिन इस बात से को नकारा नहीं जा सकता है कि महिलाओं को इन कानूनों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आज आप आज भी देखेंगे या दहेज मृत्यु का ही अगर सवाल उठा लिया जाए, तो देख लीजिए कि ज़्यादातर महिलाएँ ही फांसी लगाती हैं या फिर उनको ही जला दिया जाता है। कितने ही केसेस में आपने देखा है कि कभी सास की मृत्यु हुई हो या पति की मृत्यु हुई हो, ऐसा कभी नहीं होता है। हाँ, ये जो 1-2 उदाहरण हैं जिसमें कुछ महिलाएँ अपने जो पति हैं किसी अन्य कारणों से उनके बीच में वाद-विवाद हो जा रहा है, उनकी मृत्यु कारित कर दे रही हैं। लेकिन ये इक्का-दुक्का है जो उँगलियों में गिनने लायक हैं। लेकिन अगर हम इतिहास उठा के देख लेंगे और वर्तमान भी देखेंगे, तो ऐसे कई सारे केसेस हैं जिसमें महिलाओं के संग अत्याचार हुआ। मैं आपके बात से बिल्कुल समर्थन करता हूं कि आपने कहा कि महिलाओं के लिए सुरक्षा और कानून की जरूरत है, वो बात बिल्कुल सही है। पर मैं अगर आंकड़ों पर जाऊं तो जयपुर का मामला अगर देखा जाए, मेरठ का, मुंबई का, और न जाने कितने, जितने आपने कहा कि उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। पर आपको नहीं लगता कि ये आने वाले समय पे या फिर जिस कल्चर में आज के समय पे चीजें हो रही हैं, आप भी वैवाहित हैं जी। और आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझती होंगी कि एक नवविवाहित जोड़े के बीच में क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आती होंगी, या क्या उनकी ऐसी मानसिकता होती होगी कि एक शादी करने पे इतने फंक्शन में इतना पैसा और एक पूरी जिंदगी को लेकर वो किसी दूसरे की ओर चली जाती है, या फिर ऐसे कदम उठाते हैं जो बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो आपको अपनी मानसिकता या फिर अपने एक्सपीरियंस से आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं वाक़ई में नहीं समझ पा रही हूँ कि इस समय लोग युवा पीढ़ी क्या सोच रही है। मुझे लगता है कि जैसे अगर आप शादी करते हो और अगर आपको शादी नहीं करना चाहते हो, तो उसको तभी आप विरोध कर दीजिए, मामला वहीं खत्म हो जाएगा, इतनी बड़ी घटना कारित होने की ज़रूरत नहीं है। जब इतनी अधिक जो डेयरिंग है, जो हिम्मत, जिससे किसी का अहित हो रहा है, तब आप उठा रहे हो, इससे पहले ही आप उठा लीजिए। तो अब मुझे लगता है कि व्यक्ति पर निर्भर करता है, क्या उसके संस्कार रहे हैं, क्या उसकी वैल्यू रही है, या उसने अपने आस-पास के लोगों से किस तरह की सीख ली है। तो ये उस पर निर्भर करता है, मुझे लगता है। बिल्कुल। एक प्रश्न जो मेरे पास जनता से आया है, एक कहावत आई है, हो सकता है ये जनता की राय है तो मेरी इसमें कुछ अपनी पर्टिकुलर राय नहीं है, लेकिन एक कहावत आई कि कहते हैं कि जब शादी पे दहेज मांगना पाप है,
बिल्कुल सही बात है, दहेज मांगना पाप है, लेकिन तलाक के समय पर 20 लाख रुपए मांगना ये कहाँ का जायज? देखिए 20 लाख रुपए मांगना या फिर अपने मेंटेनेंस के लिए किसी भी तरह की गुजारा भत्ता मांगना, ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जैसे जो पहले देखा गया था कि महिलाएँ उतनी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं रहती थी। हम्म, और जनरली क्या होता है कि तलाक के बाद जैसे महिला अगर अलग हो गई तो बच्चे भी उसी की ज़िम्मेदारी होती है, ज़्यादातर बच्चे भी उसके साथ रहते हैं। हम्म, और यदि महिला आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं है, हम्म। तो उसके बच्चों का और उसका क्या होगा? तो मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है मेंटेनेंस लेकिन देना। अगर अगर जो व्यक्ति है जिसके साथ शादी हुई, जी। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी नहीं है कि वो 20 लाख रुपए दे सके, या फिर उसने पूर्णतः पहले भी महिला के नाम या फिर अपनी पत्नी के नाम ही सब कुछ किया हुआ है, तो फिर ऐसे में क्या नहीं, होना मुझे चाहिए? लगता है ये कोर्ट का विषय है। देखिए मेंटेनेंस किसको कितना दिया जाना है ये कोर्ट डिसाइड करती है। और मुझे लगता है कि जो कोर्ट डिसीजन लेती होगी उस व्यक्ति की आर्थिक हैसियत को देखते हुए ही लेती होगी। क्योंकि कभी आपने नहीं देखा होगा कि कोई सामान्य परिवार का व्यक्ति है या मज़दूर करता है कोई व्यक्ति और उस पर 20 लाख या 30 लाख का मेंटेनेंस आपने ठोक दिया हो, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये कोर्ट के विषय की बात है। थोड़ा-सा आपके जीवन के बारे में अगर हम जानना चाहें कि आपकी इस पद तक आना, उसके बाद आपके लिए अभी आने वाले समय पे भी सफलता का क्या मतलब है, कि आपने क्या सोचा है अपने लिए कि अभी और आगे जाना है या क्या है? और अपने जीवन काल के बारे में आपके जाने की शुरुआत कैसे हुई? किस घर से आप आते थे? क्या बैकग्राउंड था वहाँ का? पढ़ाई का कैसा माहौल था? मैं एकदम जैसे जो एक मध्यम वर्गीय परिवार है, मैं उससे आती हूँ। मेरे पिताजी वकील हैं, हुँ, मम्मी हाउसवाइफ हैं और मेरे 2 छोटे भाई-बहन हैं। तो मेरी कहानी थोड़ी-सी है कि मैं सबसे बड़ी ज़रूर हूँ, हुँ, लेकिन एकेडमिक में मतलब मेरा अक्सर ये रहा है कि जैसे एक होता है ना कि आपकी जो छोटी बहन है, हुँ, हम लोग में 1 साल का ही डिफ़रेंस है। तो हम लोग बचपन से एक ही क्लास में पढ़े हैं। हुँ, हुँ। अब समस्या ये थी कि वो मुझसे ज़्यादा होशियार थी। अब वो मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, मैं भी पढ़ने में अच्छी थी, बट वो मुझसे ज़्यादा थी, तो हमेशा उसके नंबर मुझसे ज़्यादा ही ज़्यादा, आते थे। तो एक तो थोड़ा बड़े होने के बाद थोड़ा बुरा तो लगता था कि मतलब बिल्कुल। उसके लिए तो अच्छा लगता, खुद के लिए बुरा लगता था। और फिर मुझे लगता है कि एक अंदर ही अंदर एक चीज़ होती है ना कि आप कंपेयर करने लगते हो हुँ, अपनी बहन से। बिल्कुल। वो हर चीज़ में अच्छी और मैं भी अच्छी, लेकिन उससे कंपेयर करके मुझे लगता है मैं खराब। तो वो एक कहीं न कहीं मुझे लगता है फिर मेरे अंदर थोड़ा आत्मविश्वास की कमी बीच में आई। हुँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मेरी जो मम्मी हैं, वो मतलब मुझे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हर एक चीज़ हुँ, को हुँ, लेके। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सिविल सर्विसेज़ की तैयारी करूँगी, हुँ, हुँ, क्योंकि मुझे लगता था कि इसमें बहुत मेहनत है, हुँ, इतना पता नहीं मैं सेलेक्ट हो पाऊँगी या नहीं हो बिल्कुल। पाऊँगी। और लेकिन मुझे इतना पता था कि मुझे कुछ करना तो है और अगर नहीं भी करना है तो मैं खुद को उस लायक बनाऊँगी। हुँ, और मेरी माँ ने बहुत मार्गदर्शन दिया और जब उन्होंने मुझ पे तब भरोसा दिया जब मुझे खुद पर भरोसा नहीं था। तो वो चीज़ें मुझे याद हैं कि बुक्स के लिए, क्योंकि उस समय जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी तो मैं झांसी में ही थी और मेरी ग्रेजुएशन भी झांसी से ही हुई है। झांसी में कहाँ पर? झांसी में मैं मेन सिटी में ही रहती थी और सदर के पास? सदर के पास नहीं, कोतवाली थाना पड़ता है, किले के बिल्कुल, पास में। बिल्कुल। आप भी झांसी से हैं? हमारी ननिहाल है झांसी। अच्छा, झांसी में कहाँ? इसको झांसी में एडिट कर सदर, देना भी। अच्छा, सदर बाज़ार। बिल्कुल। अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो मेरा ग्रेजुएशन भी झांसी में ही हुआ, हालाँकि मैं कुछ ज़्यादा खुल के बोलती, इतना नहीं बोलना चाहिए था मुझे। कोई दिक्कत नहीं, वो अच्छा ही पॉडकास्ट में हम लोग ज़्यादा तरीके से अच्छे से बात करेंगे तो वो ज़्यादा है ना? बेटर है। तो बस वही था, तैयारी सिविल सर्विस की तैयारी के बारे में कभी सोचा नहीं था। मैं स्टार्टिंग में एसएससी की तैयारी कर रही थी और मेरे स्टार्टिंग से ही मैं जब भी एग्ज़ाम देती थी, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होता था प्रीलिम्स, मतलब एसएससी वगैरह का भी। और तब भी मतलब मैं खुद को मतलब जो एक चीज़ नहीं होती है कि सिविल सर्वेंट एस्पायरेंट के रूप में अभी मुझे लगता था हुँ, अभी थोड़ी-सी कमी है। लेकिन तैयारी करते-करते अचानक से मूड बन गया कि नहीं सिविल सर्विस की तैयारी करनी है और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर हो गया था। हुँ, तो उस समय मुझे बहुत ज़्यादा खुशी इस बात की हुई थी कि एक जो मैं अपने अंदर संभावनाएँ देख रही थी कि नहीं ऐसा नहीं है कि ये हो जाएगा, इतना भी हुँ। मुश्किल नहीं है। तो बस तैयारी की और उसके बाद फिर 2017 का जो बैच था या एप्लीकेशन हम लोगों ने भरे थे, तो उसमें फिर मेरा प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों क्लियर हुआ बाद में। एक और प्रश्न, ये सारे प्रश्न जो आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैम, ये सारे जनता से लिए गए प्रश्न हैं। हाँ, हम लोग कई जगहों पर गए थे, हुँ, कई लोगों से, बुजुर्गों से, महिलाओं से, बच्चों से, कई लोगों से बात की है और इसमें हमने कुछ रोचक प्रश्न निकाले हैं। हुँ, एक प्रश्न इसमें से आया, हमारे एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनका मैं नाम नहीं ले सकता यहाँ पर उन्होंने कहा ये क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा हुँ,
कि कभी कभार क्या होता है, अब किसी को पुलिस से बात करने की, कहते हैं ना, लहजा नहीं होता है बात करने का, हमें नहीं पता किस तरीके से बात करनी है। और उस जगह पर कई बार ऐसा भी हो जाता है कि डर में कह सकते हैं या फिर अपने पदवी के गुरूर में लोग कह देते हैं कि नहीं, आप हमको जानते हैं कि नहीं जानते, आपने हमारी गाड़ी रोक ली, आप हमको पहचानते हैं, हमारे फूफा विधायक थे, जी या इस तरीके के कुछ भी जवान फिसलने वाले वर्ड्स। तो ऐसी सिचुएशन में रिएक्शन क्या होता है, और आपके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा होता है उस समय? मन मस्तिष्क में कुछ नहीं चल रहा होता है। अगर ऐसी कोई बात भी आती है तो हम लोग तो कानून के दायरे में रह के ही काम करते हैं, हम लोग को तो करना है। तो बस वही चीज रहती है। अब उनकी जबान फिसल रही, हम लोग जबान नहीं फिसल सकते ना, कि बदले में जिस लहजे में सामने वाला बात कर रहा है वही हम लोग को तो हमेशा यही उच्चाधिकारियों के निर्देश रहते हैं कि जितना हो सके हम लोग विनम्रता के साथ सबसे बात करें, क्योंकि हमें लोगों को फैसिलिटेट करना है। उन लोगों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, हम लोग सेवा के लिए हैं जनता की। अगर हम भी उसी लहजे में अगर बात करेंगे तो वो चीज सही नहीं है। तो हम लोग बस कानून के दायरे में रहकर जो सही होता है उसमें वही कार्य करते आप हमारे श्रोताओं को ये बता सकते हैं कि अगर कोई एक नॉर्मल व्यक्ति, एक आम व्यक्ति जब पुलिस के पास आता है, हैं। हाँ। और उनसे बात करते वक्त उसके पैर थोड़े थोड़े थरथराते हैं, वो कांपता है, डरता है, कुछ भी कारण हो उसका, तो उस समय पे बात करने का क्या तरीका होता है, या फिर कहते नहीं है जैसे एक टेबल मैनर होता है, उस तरीके से बात करने का क्या मैनर होता है? बात क्या, अगर आप सही हैं अपनी जगह तो मुझे नहीं लगता कि आपको डरने की, कांपने की किसी तरह की जरूरत है। अगर आप सही हैं तो अपना बिल्कुल अपनी समस्या लेकर जाइए, और पूरी जो पुलिस है हमारी बिल्कुल धैर्य से आपकी बात सुनेगी। बातें सही होंगी तो बिल्कुल आपकी मदद की जाएगी। बहुत बढ़िया। मतलब कोई मैनर का वो नहीं है कि आप क्या आराम है, से जा सकते नहीं नहीं, बिल्कुल सहजता से जाइए, कोई भी जा सकता है पुलिस थाने। हैं? बिल्कुल ठीक है। तो हम अपने नए सवालों की ओर आगे बढ़ते हैं। एक हमेशा से मुद्दा आता रहा है जो लोगों को जानकारी का अभाव है, एफआईआर के बारे में। एफआईआर किस किस तरीके से, मैम, कई लोग हमने देखा है ऑनलाइन भी लोग एफआईआर करते हैं, कई बार ऐसा होता है लोग फोन कर देते हैं सीधे सीधे, हाँ कि भाई हमारा ये मामला हो गया, इसको देख लीजिए। एक उसको भी लोग कह देते हैं कि नहीं, एफआईआर ही है हमारा, लिखित हो गई। और दूसरी तरफ ये होता है कि एक लिखित एफआईआर जो आप दिखा, इसमें एक और चीज है जो मैंने अभी कल ही रिसेंटली पढ़ी, कि एफआईआर को किसी भी भाषा में लिखवाने का अधिकार होता है। तो इसके बारे में एक छोटी जानकारी आपसे चाहूंगा कि एफआईआर किस किस तरीके से लिखवाई जा सकती है, और इसमें भाषा का क्या भेद है? देखिए, एफआईआर जो लिखवाने का तरीका है, बेसिकली वो एक लिखित सूचना होनी चाहिए। तो आपके संग यदि किसी भी तरह का अपराध हुआ है, आप थाने पर जाके एक लिखित रिपोर्ट दे दीजिए। उसकी प्रारंभिक तौर पर जांच कर ली जाएगी, और मामला सत्यता में अगर जो घटना है सत्य है तो हम लोग एफआईआर दर्ज करते हैं। इसके अतिरिक्त आप उच्च अधिकारियों के पास जाके भी अपना एक प्रार्थना पत्र दे दीजिए, उसमें एक प्रारंभिक जांच के बाद हम लोग एफआईआर दर्ज कर लेते हैं। इसके अलावा ई एफआईआर का भी एक विकल्प आया है, जिसको लोग ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराते हैं, लेकिन वो सभी मामलों के लिए नहीं है। उसमें कुछ साइबर अपराध हुए, या वाहन चोरी, या मोबाइल चोरी, इस तरह के छोटे मोटे जो मतलब जो अपराध होते हैं उसके, उसमें हम लोग इनको रजिस्टर्ड करते हैं ई एफआईआर। और इसके अलावा दूसरा एक माध्यम है कोर्ट के माध्यम से। तो आप कोर्ट की शरण लेकर भी, या वहाँ पे एक आवेदन देकर भी आप अपना मुकदमा पंजीकृत करवा सकते हैं। ठीक है। एफआईआर से मैम लोग डरते भी बहुत हैं कि मान लीजिए कभी कभार तो ऐसा होता है कि भाई पुलिस के पास गए, हाँ। कि ऐसे ही मामला रफा दफा हो जाए या किसी तरीके से वाद विवाद खत्म हो जाए, तो ज्यादा बेटर है एफआईआर ना हो। तो आपके हिसाब से क्या उचित होना चाहिए, एफआईआर लिखवानी चाहिए लोगों को, या फिर अगर हो सके तो बातचीत से मामला खत्म हो जाए? ये डिपेंड करता है कि क्राइम किस तरह का है। आप जैसे कोई क्राइम मर्डर का है या फिर रेप का है ना, तो ये तो समझौते लायक तो नहीं होते किसी भी तरीके से। और बाकी अगर छोटे मोटे अपराध हैं, अगर दोनों पक्ष आपस में समझौता कर लेते तो वेल एंड गुड है। क्या मतलब है कोर्ट कचहरी का लंबा चक्कर लगाओ, क्योंकि काफी समय भी लगता है इस प्रक्रिया को पूरा होने में, तो है। लेकिन फिर भी कुछ अपराध तो क्षम्य नहीं है, और समझौता बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। एक और विषय के बारे में कल हम जब जानकारी ले रहे थे कि पुलिस के अधिकार क्षेत्र में क्या आता है, तो पुलिस के कई सारे ऐसे वर्ग भी हैं जो मतलब एक तरीके से देखें तो पुलिस बहुत निष्ठा से इस काम को करती है, पर उसके अधिकार क्षेत्र में या फिर उसके काम में नहीं आता। जैसे कि मैंने अभी एफआईआर की बात की, तो एफआईआर के बाद की जो प्रक्रिया होती है वो पुलिस की होती है, बट एफआईआर के पहले की जो प्रक्रिया है कि मान लीजिए किसी की वाद विवाद है, उसको ऐसे सुलझवाना, या घरेलू वाद विवादों को सुलझवाना, कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो गया है तो उनको हॉस्पिटल पहुंचाना, ये सारे काम पुलिस के एक तरीके से काम में नहीं आते, पर पुलिस करती है। नहीं, काम है बिल्कुल पुलिस के। देखिए, पुलिस का जो काम है वो
बहुत ही ज्यादा डायनामिक और बहुत ज्यादा विस्तृत है, आप उसको बांध ही नहीं सकते। जैसे हमारे काम के घंटे निश्चित नहीं, उसी तरह हमारे काम के प्रकार भी निश्चित नहीं है। रीजन ये है कि पुलिस को मेनली लॉ एंड ऑर्डर देखना है कि शांति व्यवस्था कायम रहे। तो कोई भी ऐसी चीज जिससे शांति व्यवस्था भंग हो सकती है तो उसको रोकने के लिए हम हर वो प्रयास करेंगे। तो एक तरह से सभी क्षेत्राधिकार है। अगर मान लीजिए जमीनी विवाद है, हालांकि देखिए जमीनी विवाद में राजस्व विभाग का रोल रहता है और ऐसा नहीं है कि पुलिस कभी जाके जमीनी विवाद हल करती है, परंतु ये रहता है कि यदि कहीं थोड़ा बहुत भी जमीन को लेके विवाद है तो वहाँ पुलिस और राजस्व टीम दोनों जाती है और हम लोग कोशिश करते हैं कि वो मामला सुलझ जाए, क्योंकि अगर वो नहीं सुलझेगा आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे और इससे पब्लिक ऑर्डर एकदम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यही सब चीजें रहती है। तो कुल मिला के हर क्षेत्र में पुलिस अपना अपना सहयोग देती है, अपना सहयोग देती है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे और जो एक आम जनमानस का जीवन है सुचारू रूप से चलता रहे, किसी तरह की दिक्कतें ना हो। काम जैसे कि आप सिविल सर्विसेज में हैं, आप इस समय एक अच्छे पद पे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा काम करने का तरीका क्या होता है और अपने काम को खुश मिजाज से करने का क्या तरीका, क्योंकि जिस पोस्ट में आप हैं उसमें दिन भर आपको बहुत सारे लोग आते होंगे, बहुत सारी चिंताएं आती होंगी, बहुत सारे लोग ऐसे आते होंगे आपके पास जो बहुत प्रेशर देते हैं और पूरे दिन जब ये सब करते हैं और उसके बाद शाम को जाकर घर में मुस्कुराना होता है, तो ये कला कहाँ से आती है? ये कला कुछ नहीं होती, बस अगर आपको अपने काम से प्यार है फिर कोई प्रेशर सा नहीं लगता है। हर काम की अपनी सीमाएं हैं और जो रहा आपने प्रेशर या सामंजस्य तो हमेशा बैठाना हो, चाहे आप पारिवारिक जीवन में बिठाएं या फिर अपना जो है जो भी आपका वर्क लाइफ है उसमें बिठाएं। तो अगर आपको काम से प्यार है और मजा आ रहा है तो फिर जब आप घर जाएंगे तब भी खुशी रहेगी। ये मुझे काम सही तरीके से काम करने का क्या यही तरीका है कि बस काम से प्यार कर लो? सही तरीके से काम करने का मतलब क्या है, आप कानून जो भी आपको जिम्मेदारियां दी गई हैं आप उसको निभाइए। आप आदमी के अंदर सबसे ज्यादा जैसे आपने बोला कि घर जाए तो खुशी का जो है मन रहे, आप खुश रहें। तो बात ये है कि सबसे ज्यादा स्ट्रेस तब होता है जब व्यक्ति ये सोचता है कि यार मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था, मैं कुछ और डिजर्व करता हूँ। जैसे पीपीएस संपर्क में भी मैं कई लोगों को देखती हूँ कि कई ऐसे लोग हैं जो लगातार आईएएस का मेंस लिखे, इंटरव्यू तक गए और किसी कारणवश वो सेलेक्ट नहीं हो पाए। तो वो लोग इस चीज को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि अरे नहीं मैं तो आईपीएस या आईएएस होना डिजर्व करता था, मैं कहाँ आ गया। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग ज्यादा असंतुष्ट रहते हैं। तो वो चीजें हैं और बाकी पुलिस विभाग का काम ऐसा है कि इतनी रचनात्मकता है इसमें कि कभी आप बोर हो ही नहीं सकते, क्योंकि हर घटना अलग रह जाए अपने आप। जैसे मान लीजिए किसी ने किसी का मर्डर हो गया तो जो उसमें लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आएगी वो उस समय अलग रहेगी और किसी और समय जब लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आएगी उसका प्रकार अलग रहेगा, उसको अलग तरीके से हैंडल करना होगा। अनुभव काम आते हैं लेकिन तब भी जो ये रचनात्मकता है इस कार्य की तो वो बड़ी मजेदार है। कुछ हाल ही में ऐसे केसेस हुए, आपने एक छोटी बच्ची का नाम लिया जिसमें 5 साल की बच्ची थी और उसके साथ में रेप हुआ। तो ऐसे केसेस आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ये मामले बढ़ते ही चले जा रहे हैं। ये नहीं देखते वो बड़ी बच्ची है छोटी बच्ची है, लोग कहते हैं उन्होंने गलत कपड़े पहने, छोटे कपड़े पहने, सलवार सूट नहीं पहना, बुर्का नहीं पहना, छोटी छोटी बच्चियाँ वो क्या पहने। ऐसे जब केसेस सामने आते हैं तो दिल दहल जाता है। तो जब आपके सामने ऐसे कुछ केसेस होते हैं तो आप उस टाइम क्या सोचते हो और क्या ऐसी चीजें ऐसे लोगों जो करते हैं अपराध उनके मन में ऐसा क्या चल रहा होता है कि वो छोटे छोटे बच्चों पे भी बच्चियों पे भी रहम नहीं खाते हैं? मुझे लगता है इस संबंध में बेसिकली जो मानसिकता है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि आप किस परिवेश से आ रहे हैं, अपने आसपास के लोग कैसे लोगों के संग आपका उठना बैठना है, तो आपकी वैसे ही मानसिकता हो जाती है। कभी भी आपने देखा होगा कि मध्यम वर्गीय परिवार का कोई बच्चा है और जिसके अच्छे संस्कार दिए गए, अच्छे वैल्यूज वो आसपास के लोगों से सीख रहा है, तो वो कोई इस तरह की घटना कारित कर दें। ज्यादातर आप उन लोगों को इसके अभियुक्त मानेंगे जो या तो बहुत ज्यादा शराब के नशे में रहते हैं या फिर एक वर्ग विशेष से आते हैं जो जहाँ उनका रहन सहन अत्यंत निम्न स्तर का रहता है। तो ये उसी तरह के लोग होते हैं। और रही बात ऐसा कि जब कोई इस तरह की घटना कारित करता है तो मुझे पता है कि हमारे देश का जो कानून है वो बहुत ही कठोर है। हमारा काम सिर्फ उस व्यक्ति को पकड़ना और उस व्यक्ति को कठिन से कठिन सजा हो इसके लिए अधिक से अधिक और सबसे अधिक वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित करना, हमारा काम वहां तक सीमित होता है। और हम उस सीमा तक पुरजोर कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी महत्वपूर्ण ऐसा साक्ष्य ना छूट जाए जिससे कोर्ट को उसको बरी करना पड़े। तो हम लोग इसको इस तरह से देखते हैं।
कुछ अभी हरियाणा में कुछ एक दो केस हुए, मैंने वीडियो में देखा था हम्म, कि फीमेल डॉग्स के साथ में एक व्यक्ति था जो फीमेल डॉग्स के साथ में सब गलत काम कर रहा था और उसके वीडियो बहुत वायरल हुए, जिसके बाद वहाँ के जो नेत्री क्षेत्र के जो भी पुलिस वाले थे वो आए और उन्हें उसके बाद उनकी जो भी कार्रवाई हुई हो वो तो उस वीडियो में नहीं दिखाया, बट हाँ ये केस हुआ है। हम्म। तो ऐसे भी केसेस सामने आते हैं, तो अब ऐसी मानसिकता वाले लोगों को क्या कहना मुझे चाहिए? लगता है ये मानसिक रूप से ठीक लोग नहीं रहते हैं, ये सामान्य व्यक्ति है ही नहीं। तो ऐसे कई ऐसे लोग भी रह जाएंगे, जैसे आपने कई ऐसे जो जिन्होंने हत्याएं की हैं, कई लोग ऐसे भी रहते हैं कि जो हत्या भी करते हैं, फिर इंसानी जो शरीर रहता है उसको ही पकड़ के खा जाते हैं। बिल्कुल। सीरियल किलर्स होते हैं एक तरह से। तो मुझे लगता है कि साइको टाइप के लोग हैं, इनकी मानसिकता सामान्य मानसिकता के तौर पे हम उनको नहीं देख सकते हैं। तो ये उसी तरह के लोग तो क्या कुछ ऐसे नियम नए हैं या कुछ ऐसे नियम पुराने हैं जो सरकार ने बनाए हुए हैं महिलाओं के लिए, जो बहुत ही ज्यादा मतलब कड़े हैं उन अपराधियों के लिए जो ऐसे अपराध करते हैं? अब मैक्सिमम आजीवन कारावास और मृत्यु दंड तक का प्रावधान किया गया है, तो अब इससे ज्यादा कठोर क्या होगा? सोशल मीडिया में ट्रेंड चल रहा है लड़का बचाओ अभियान, अच्छा। उसके बारे में आपका क्या कहना चल रहा है, मैंने नहीं देखा अभी। है? लड़का अभी बचाओ बहुत अभियान चल रहा है कि फूल तो बहुत बचा लिए, अब क्या टहलियों की हाँ लड़कियां तो बहुत बचा ली, अब लड़कों की बारी है। तो लड़का बचाओ अभियान ऐसा एक चल रहा है, हाँ, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? अभी मैंने इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, मैंने देखा नहीं। हम्म, लेकिन तब भी अगर ये अभियान चल रहा है तो मुझे लग रहा है कि अभी रिसेंटली जो केसेस हुए हैं, तो मुझे लग रहा है कि उनके समर्थन में इस तरह से आया हुआ कि जो कुछ कानून है थोड़ा सा सेंसिटाइज पुरुषों के प्रति भी होना चाहिए। मुझे लगता है उसी के लिए होगा। हम्म, और मैं भी कहीं ना कहीं सहमत हूँ कि जैसे कुछ लॉज हैं हमारे यहाँ जो जेंडर न्यूट्रल है, वो उसमें भेद नहीं करते कि स्त्री है या पुरुष है। तो जैसे जहाँ एक तरफ हमने पूरी तरह से सुरक्षा दी है महिलाओं को कि उनके संग किसी तरह का अत्याचार हो रहा है, जैसे घरेलू हिंसा को ही देख लें, तो मुझे लगता है कि ऐसे ही कई केसेस ऐसे भी होते हैं कि घरेलू हिंसा का शिकार कई बार पुरुष भी हो जाते हैं। हम्म। तो मुझे लगता है कि इस तरफ भी अगर कुछ काम किया जाएगा तो हम एक बेहतर एक कानून का जो एक दायरा है और विस्तृत करेंगे और बेहतर परिवेश दोनों ही वर्ग के व्यक्तियों को देंगे, चाहे वो महिला हो या पुरुष। पुरुष, ठीक है। पुलिस डिपार्टमेंट में कभी कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जो बहुत यादगार होते हैं या बहुत डेंजर बोल सकते हैं उनको, बट कभी कुछ ऐसे केस होते हैं जो फनी होते हैं, मतलब वो होते कुछ लोग हैं जो शिकायत लेके पुलिस के पास आते हैं बट वो पुलिस की सुनते ही नहीं है, वो पुलिस थाने में वो अपनी ही चला रहे होते हैं, आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं या एक कुछ। छोटा सा केस था, मुझे याद आ गया अभी। अभी एक एप्लीकेशन आया था, एक महिला ने दिया था, शादीशुदा महिला थी। उसका ये कहना था कि उसका जो हस्बैंड है वो उसको अपने साथ रख नहीं रहा। अच्छा। तो मैंने उसको बुलाया, उसके हस्बैंड को, कि क्या वजह है, क्यों नहीं रख रहे हो? तो उसका ये कहना है कि मैडम मैं जितना भी कमा के देता हूँ इसको पूरा नहीं पड़ता है, अच्छा। और तो वो मुझसे प्यार नहीं करती, मेरे पैसों से, उसे पैसे ज्यादा पसंद है और मैं खूब उसको वो करता हूँ। तो हमने बोला कि नहीं ऐसा है क्या? तो कह रहा हाँ। तो हमने कहा तो ऐसा थोड़ी ना है, मैं उससे बात करूंगी या जो भी तुम लोग के बीच समझौता हो साथ में रहो। कह रहे कि नहीं मैडम मैं नहीं रख सकता। तो हमने बोला तुम नहीं रख सकते, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम किसी और को पसंद कर रहे हो इसलिए? हाँ। तो क्या कहता है, कहता है कि मैडम मुझे देख के लगता है कि मैं किसी और को या कोई मुझे पसंद करेगा। तो एक ही मिल गई बहुत। हाँ, क्या आपको मुझे देख के लगता है कि कोई एक लड़की मुझको पसंद करेगी? तो मुझे हंसी आ गई कुछ। मतलब आपको सच में उसको देख के लग नहीं रहा था कि कोई और पसंद नहीं, कर मुझे नहीं लग सकता। वो जिस तरह से हंसी है, कह रहा मैडम आपको देख के लगता है? तो मुझे देख के लग रहा है कि कोई लड़की मुझे पसंद तो वो थोड़ा सा फनी था। ठीक है। अच्छा। अच्छा, कभी कुछ होता है कि कुछ केसेस में जब डेड बॉडी हमारे सामने आती है, हाँ, कभी कुछ ऐसा होता है कि डेड बॉडी ऐसी हालत में हमारे सामने आती है कि उसकी फैमिली वाले भी उसके पास जाने से डरते हैं, बट पुलिस वालों को जाना पड़ता है। हाँ, होता है, कई तो बार तब होता है। डर नहीं लगता? क्या मन में ख्याल आता है? ये एक डर क्या, आदत हो गई है। पहली बार जब मैंने एक डेड बॉडी देखी थी तब थोड़ा सा अजीब सा लगा था, लेकिन अब तो बहुत यूज्ड हो गए हैं, अब नहीं फर्क पड़ता तो बहुत जब ज्यादा। पहले आपने डेड बॉडी मतलब पहला केस आपका ऐसा पड़ा था, हाँ, तब आपके माइंड में डेड बॉडी को देख के मतलब क्या माइंड में आया था? अजीब सा, मतलब मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकती कैसा लग रहा था। थोड़ा सा
अजीब ही था, मतलब मैं क्या बताऊं उसके बारे में, वो अजीब था, घिन भी थी थोड़ी सी और अजीब सा, पता नहीं क्या। क्योंकि मतलब ऐसा होता है ना, लड़कियां बहुत कोमल दिल की होती हैं, तो वो देख के थोड़ा सा डर जाती हैं, मैं या कोमल फैमिली थी नहीं कभी। मुझे कभी डर तो नहीं लगा, बस थोड़ा सा एक अजीब था कि किसी की डेड बॉडी देख रहे हैं, बट वो डर तो नहीं था, वो फिर अजीब ये था भी बस। माइंड में था कि ड्यूटी है, हाँ, करना है। करना है। मतलब मुझे लगता है कि जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना, आप अपने वैसे हो जाते हो। अच्छा, आपको डर कभी नहीं लगा? तो पुलिस फोर्स में कुछ ऐसी चीज है जिससे आपको डर लगा कभी, या ऐसे लाइफ में? नहीं, डर तो नहीं लगा, लेकिन अभी अच्छी बात ये रही कि जितना भी मेरा जॉब का टाइम रहा, अभी मुझे डर तो नहीं लगा, नहीं डर नहीं लगा किसी से। ठीक, तो हमारी नहीं। जो बिंदकी की सीओ मैम है वो किसी से नहीं डरती, हाँ। कोई भी आके मिल ले। बिल्कुल। डर तो नहीं लगा। डर तो नहीं लगा।